नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, बाबू सोबाराव राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमए फाइनल पेपर 4 समसामयिक भारत का अध्याय भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम जानेंगे कि भारत के संवैधानिक इतिहास ने किस तरह से संविधान ने यात्रा करते हुए जो वर्तमान स्थिति है वहां तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास में संविधान शब्द से हम सबसे पहले आशय लेंगे कि संविधान शब्द कैसे बना, किस शब्द से बना है। यह शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विधि, नियम, संहिता। हम इतिहास में बात करें तो सबसे पहले जो विश्व इतिहास में जो हमें मिलता है संविधान, वो है बेबीलोनिया का हम्मुराबी संहिता। वहां से संविधान ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और वर्तमान विश्व के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में, अमेरिका में 1776 में अपना संविधान तैयार किया था। इसलिए अमेरिका को विश्व के संविधानों का जनक कहा जाता है। ये विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। सबसे छोटा संविधान भी है अमेरिका का। इस तरह जिस अमेरिका का संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी। ब्रिटिश संविधान कानून, अभिसमय, रीति रिवाज पर आधारित है। ये लिखित संविधान नहीं है। आप ये जानते हो, इतिहास के विद्यार्थियों को जानना जरूरी है कि जो ब्रिटिश संविधान है, जो इंग्लैंड का जो संविधान है, इस ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो संविधान है वो अलिखित है। वो अभिसमय, कानून, रीति रिवाजों पर आधारित है और विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। संविधान की परिभाषा क्या है, हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि इतिहास उन बुनियादी नियमों का संग्रह है जो जिससे देश की शासन व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती है। तो ये जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय संविधान का इतिहास क्या है उसको हम आज जानने चाह रहे हैं कि भारतीय संवैधानिक इतिहास क्या है। भारतीय संवैधानिक इतिहास की जो परंपरा है वो शुरू होती है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना के बाद। 1600 ईस्वी में स्थापना के बाद ब्रिटिश से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके संविधान को, उस कानूनों को बनाने के लिए सबसे पहले 1772 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला कानून बना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चलाने के लिए। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। इसके बाद में 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसे हम पिट्स इंडिया, वहां के प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन संचालित किया जाने लगा। इसके बाद में 1786 में एक और अधिनियम पारित किया गया, एक्ट बनाया गया और इस तरह से ये भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चलाया गया। इसके बाद में जो 3 महत्वपूर्ण इतिहास में प्रसिद्ध हैं, चार्टर एक्ट और इन अधिनियमों में यह अंतर है, अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए थे और ये जो चार्टर एक्ट हैं ये इंग्लैंड की महारानी जो उस समय राजमुकुट था उसके द्वारा बनाए गए हैं। 3 चार्टर एक्ट मशहूर हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बाद में दूसरा जो चार्टर एक्ट था 1833, इसमें मैकाले को शामिल किया गया था और एक शिक्षा नीति बनाने की बात हुई थी। भारत में शिक्षा के ऊपर काम शुरू हुआ था और इस एक्ट में दास्ता, बलि प्रथा, मानववध, ऐसी कई प्रथाओं पर रोक लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर बना, विलियम बेंटिक। ये इस एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण बातें थी। और इसके बाद में 1853 का एक्ट जो महत्वपूर्ण है,
ये 3 चार्टर एक्ट हैं। इसके बाद 1858 का भारत परिषद अधिनियम और 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892, ये 3 भारत परिषद अधिनियम बनाए गए, जिनके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, नियमों का एक संग्रह बनाया गया। और इस तरह भारत के संविधान की यात्रा इन रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर पिट्स इंडिया एक्ट और फिर चार्टर एक्ट 1853, 3353, 1861, 92 और से होती हुई आगे चल रही है। अब हमारे पास में जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में जो और महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किए वो है सबसे पहला 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ होता है। इसके बाद में 1919 का शासन अधिनियम, इससे प्रांतों में द्वैध शासन जो प्रणाली थी वो शुरू होती है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होता है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासन अधिनियम है जो भारतीय संविधान के लिए जरूरी है जानना, वह 1935 का शासन अधिनियम। इस शासन अधिनियम से लगभग 2/3 70% भाग हमारे भारतीय संविधान का हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। इस 1935 के अधिनियम में प्रांतों में स्वायत्ता, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विस्तार और प्रांतों की बजाय केंद्र में दोहरा शासन इस दौरान लगाया गया। ये इस 1935 के अधिनियम बड़े विस्तृत अधिनियम था। इसके बाद से भारतीय जो शासन अधिनियम था के बाद से भारतीय संविधान में अधिकतर चीजें यहीं से ली गई हैं। ये था भारत का संवैधानिक इतिहास जो हमने जाना है कि किस तरह भारतीय संविधान में जो कानून बने हैं वो कहां भारतीय संविधान तक कैसे पहुंचे। अब हमारे सामने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की और संविधान शब्द की या संविधान निर्माण कैसे होगा, कौन लोग करेंगे, क्या इसकी रूपरेखा होगी, इस बारे में चर्चा जो शुरू हुई है वो कहां से शुरू हुई है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम जो सबसे पहले जानना चाह रहे हैं वो ये है कि संविधान शब्द की सबसे पहले जो चर्चा होती है भारतीय इतिहास में वो होती है 1895 के स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने पारित किया था और इसमें संविधान के बारे में बात कही गई थी सबसे पहले। ये इसलिए इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, सामान्य ज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान शब्द का सबसे पहले किसी भारतीय द्वारा उल्लेख किया गया था 1895 के स्वराज विधेयक में। इसके बाद में इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन में 1922 में यह बात कही गई प्रमुखता से कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस बारे में भी कोई विस्तृत रूप से अभी बात नहीं हो पाई। एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने जो कम्युनिस्ट नेता थे उन्होंने संविधान शब्द और संविधान की परिभाषा देते हुए बताया कि भारतीयों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा और यह जल्द होना चाहिए, एम.एन. रॉय ने कहा। उसके बाद में एम.एन. रॉय के बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू ने 1924 में अपनी मांग रखी कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इस बार में भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकी। इसके बाद में 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के ऊपर चर्चा, संविधान के बारे में, निर्माण के बारे में भारतीयों के द्वारा चर्चा हुई। और इसके बाद में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें भी संविधान के निर्माण की या संविधान बनाने की बातें कही गई, लेकिन अभी तक
ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की गई। ये हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि अब आगे ब्रिटिश सरकार भारतीय संविधान को बनाने में क्या भूमिका निभाती है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। किस तरह पहली बार ये ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब माना कि हाँ हम भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। 1940, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है कि अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि जो इस समय गवर्नर थे, जनरल थे लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में यह माना कि एक संविधान सभा का गठन होगा। सबसे पहले माना गया, जो सामान्य ज्ञान के लिए भी जरूरी है, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा की सबसे पहली बात कब मानी गई? अगस्त प्रस्ताव में। तो इसके बाद में सिर्फ मान ली गई बात, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई को हम आगे अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रेप्स प्रस्ताव में संविधान सभा बनाने की बात हुई। संविधान की वहां सिर्फ शब्द की चर्चा हुई, यहां संविधान सभा बनाने की बात हुई। इसके बाद में 1946 कैबिनेट मिशन में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस 3 व्यक्ति आए और इन्होंने संविधान सभा की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की कि 10 लाख पर एक व्यक्ति व्यावसायिक मताधिकार से चयनित होगा और संविधान सभा का निर्माण होगा। इस तरह इस कैबिनेट मिशन से भारतीय संविधान सभा के रूपरेखा तैयार की गई और उस आधार पर चुनाव हुए। 389 सदस्य चुने जाने थे, 389 सदस्य। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासतों से, जो समय देशी रियासतें थी, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने थे। इस तरह 389 सदस्य संविधान सभा में चुने जाने थे, जो आगे संविधान का निर्माण करेंगे। और ये 10 लाख की जनसंख्या पे से एक व्यावसायिक मताधिकार के द्वारा चुना जाएगा। अब इस आधार पे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया और इसी बीच सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और अंतरिम सरकार के गठन के बाद संविधान की एक प्रारूप समिति बनती है। प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के सलाहकार B.N. राव और भारतीय संविधान के जो निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं, जिनकी अध्यक्षता में 7 सदस्य इस कमेटी में लिए जाते हैं जो भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। इन सदस्यों ने अपना निर्माण कार्य में लग गए। डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 200 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में जो भारत की काल परिस्थितियों के अनुसार जो अनुकूल था उनको भारतीय संविधान में रखा। लगभग 70% भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद में यह संविधान तैयार हुआ। इसमें लगभग 114 दिन तक बहस हुई और 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए भारतीय संविधान के निर्माण में। इस तरह भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस दिन भारतीय संविधान लागू नहीं हो सका, पूर्ण रूप से लागू हो नहीं सका। भारतीय संविधान हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, यह इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि
26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व था। ऐतिहासिक महत्व क्या था वो हमारे लिए जानना जरूरी है। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर दिसंबर में सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। इस पूर्ण स्वराज्य दिवस जो 26 जनवरी 1930 को नहीं मिल सका, उसको आजाद भारत में उस तिथि को ऐतिहासिक रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कुछ हिस्सा तो 26 नवंबर को लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू हुआ। यह हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। इस तरह भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब आती है हमारे सामने दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय संविधान में जो अधिकतर बिंदु हैं वो किस किस देश से ग्रहण किए गए हैं। हमारे संविधान के इतिहास में हमने कहां कहां से अडॉप्ट किया है, किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, जो हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस देश ने हमें गुलाम बना रखा था, ब्रिटेन, वहां के संविधान से, वहां की शासन व्यवस्था से हमने कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान में रखी। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने संसदात्मक व्यवस्था, विधि द्वारा विधि का शासन, मंत्रिमंडल, ये व्यवस्थाएं थी जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। इसके बाद में हमारे सामने महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है कि देश में जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, ये हमने कनाडा से ग्रहण की है। देखो, संघात्मक हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत संघ राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। देखिए क्या है यूनिटी ऑफ स्टेट्स और फेडरल शब्द में अंतर। जो कनाडा में जो व्यवस्था है वो है संघात्मक व्यवस्था। उसमें जो राज्य हैं वो आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे हम आसानी से समझ सकते हैं, राज्य ऐसे चिपके हुए हैं जो हवा से, हल्के से हवा से झटके से अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स में क्या है, राज्यों के संघ में राज्य ऐसे गुथे हुए हैं जिनका अलग होना केंद्र और राज्य संबंधों की मजबूती दिखाता है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है कनाडा से ली हमने। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, हमारे यहां एकल नागरिकता पाई जाती है। तो यह संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है, जिसके अंदर हमारे यहां कनाडा की जैसी व्यवस्था न संघात्मक होकर के, फेडरल शब्द ना होकर के, हमारे यहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों का संघ, यूनिटी ऑफ स्टेट्स कहा है, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में महत्वपूर्ण संबंध है, मधुर संबंध है, अटूट संबंध है, जो हमारी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हमारे सामने जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हमने आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान से हमने, आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान की जान है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। इसके साथ ही आता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची जिसको संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची जिसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद में हमारे पास आता है जो एक महत्वपूर्ण उपबंध जो अक्सर चर्चा में रहता है, वो है आपात उपबंध। आपात उपबंध 352, 356 और 360, ये जो तीनों आपात हैं, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात, ये जो आपात उपबंध है हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। जर्मनी का जो वाइमर गणतंत्र था उससे लिए हमने आपात उपबंध।
इसके बाद में आता है सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर से, सोवियत रूस से हमने क्या ग्रहण किया है, वो है हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से ग्रहण किए हैं। इसके बाद में जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ग्रहण की है। भारत में हमने हमारे संविधान के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, जबकि अमेरिका में कानून द्वारा उचित प्रक्रिया है। इसके साथ ही अब हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है कि हमने फ्रांस से क्या ग्रहण किया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से ग्रहण की है। शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति हमारा जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो जनता द्वारा चुना हुआ होता है, यह है गणतंत्र का मतलब। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है, संविधान संशोधन। इस तरह भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 300 संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां आज बढ़कर के 12 हो गई हैं। इस तरह यह संविधान का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लिखित दुनिया, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, वहां पर 4-4, 5-5 बार संविधान निर्माण हो चुका है, लेकिन भारत में आज भी संविधान अपनी विराम यात्रा करता जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर संविधान निर्माण के बाद कुछ लोगों को अगर ये संविधान पसंद नहीं आता है, इसमें कमियां निकालते हैं, तो संविधान में कमी नहीं है, उन लोगों में कमी है। संविधान बहुत अच्छा बनाया हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें अगर कहीं कोई देश काल परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया तो उसमें संशोधन भी हुए हैं। संशोधन की भी प्रक्रिया कोई इतनी जटिल नहीं है। और इस तरह भारतीय संविधान हमारे MA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया आज हमने समझी। धन्यवाद।